नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का जो पहला पेपर है जिसका नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर होगा। इसके पहले हम लोगों ने एक और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जिस प्रकार से परीक्षा में आपको पेपर मिलेगा जो 3 खंड में बटा होगा, उसी प्रकार से हमारा ये मॉडल पेपर भी 3 खंड में बटा है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्द में देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद किसे कहते हैं, किसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित वह विचारधारा है जो तर्क और वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है। यानी वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा किया गया था और यह तर्क पर आधारित होता है और वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होता है। यह वर्ग संघर्ष के जरिए पूंजीवाद को खत्म कर वर्ग विहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना करने पर जोर देता है। यानी जो वैज्ञानिक समाजवाद है इसका मानना है कि पूंजीवाद को खत्म करना है, समाज में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए और यह राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। यह कल्पना के बजाय ऐतिहासिक भौतिकवाद को सामाजिक परिवर्तन का आधार मानती है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करिए। तुलनात्मक राजनीति किसको कहा जाता है, उसी के बारे में आपको उत्तर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की वह प्रमुख शाखा है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहारों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी तुलनात्मक राजनीति में कई देशों का जो राजनीतिक प्रणाली होता है उसका एक दूसरे से तुलना करके अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में यह केवल एक देश की राजनीति को समझने के बजाय विभिन्न देशों के बीच समानताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण करती है। यानी एक देश से दूसरे देश के राजनीतिक प्रणाली में क्या समानता है, क्या अंतर है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है ताकि राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके और वैश्विक स्तर पर शासन व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उदारवादी लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। उदारवादी लोकतंत्र किसको कहा जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि उदारवादी लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जहां जनता द्वारा चुनी गई सरकार संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करती है। यानी उदारवादी लोकतंत्र में जनता जो है शासक को चुनती है और एक संविधान होता है, संविधान के दायरे में रह करके वह शासक कार्य करता है। यह व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर विशेष बल देती है। यानी इस व्यवस्था में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित किया जाता है, मानवाधिकार को भी सुनिश्चित किया जाता है और इसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर भी जोर दिया जाता है ताकि बहुमत की सत्ता निरंकुश न हो सके। इसके प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। इसके प्रमुख उदाहरणों में भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है। ये सभी जो है उदारवादी लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विउपनिवेशीकरण को समझाइए। विउपनिवेशीकरण किसको कहा जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि विउपनिवेशीकरण वह ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी साम्राज्यवादी शक्ति के अधीन रह रहे उपनिवेश अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। यानी कोई एक देश है, दूसरे देश को गुलाम बनाया हुआ है, जब ये देश स्वतंत्रता प्राप्त करता है तो उसी को विउपनिवेशीकरण के नाम से जाना जाता है। एक संप्रभु राष्ट्र बनते हैं, यानी जो गुलाम रहता है अभी तक वह एक संप्रभु राष्ट्र अब बन जाता है। मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई इस प्रक्रिया में राष्ट्रों ने स्वराज, स्वतंत्रता आंदोलनों और कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए विदेशी शासन को समाप्त किया। इसका उद्देश्य उपनिवेशित देशों का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण वापस अपने हाथों में सौंपना था। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश संविधान की 2 विशेषता बताइए। ब्रिटिश संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसी के बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ब्रिटिश संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है अलिखित और विकसित संविधान।
यानी ब्रिटेन का जो संविधान है वो दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जो किसी एक दस्तावेज में संहिताबद्ध नहीं है, यानी इसको लिखा नहीं गया है। यह सदियों के ऐतिहासिक विकास, परंपराओं और अदालती फैसलों का परिणाम है। इसको एक संविधान के रूप में लिखा नहीं गया है। दूसरी जो विशेषता है वो है संसदीय संप्रभुता। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, इसके पास किसी भी कानून को बनाने या बदलने की असीमित शक्ति है। वहाँ न्यायपालिका संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक घोषित कर रद्द नहीं कर सकता है, यानी न्यायपालिका के पास यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं होती है। संसद ही सर्वोच्च होता है, यहाँ पर संविधान सर्वोच्च नहीं होता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड ब है, इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। एक जरूरी सूचना आपको बता दें कि आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो आप अपना पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307386616 पर भेज सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजवाद का अर्थ एवं विशेषता बताइए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समाजवाद कहते किसको हैं, फिर समाजवाद की विशेषता कौन कौन सी होती है उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि समाजवाद एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो पूंजीवाद के विकल्प के रूप में उभरी। यानी समाजवाद का जो उदय हुआ था वो पूंजीवाद के विकल्प के रूप में हुआ था और पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समाज का साझा नियंत्रण हो। पूंजीवाद में क्या होता है, संसाधन पर एक पूंजीपति का अधिकार होता है, लेकिन समाजवाद में ऐसा नहीं होता है। समाजवाद ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का नियंत्रण होता है। यह विचारधारा सामाजिक न्याय, समानता और शोषण मुक्त समाज के निर्माण पर बल देती है ताकि समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई को समाप्त किया जा सके। अब देख लेते हैं कि समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। समाजवाद की जो पहली विशेषता है वो है सार्वजनिक स्वामित्व, यानी संपत्ति पर सभी का स्वामित्व होता है। समाजवाद में संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों के बजाय समाज या राज्य का अधिकार होता है। इसका उद्देश्य निजी लाभ के बजाय सामाजिक कल्याण होता है। अगली विशेषता देख लेते हैं। दूसरी विशेषता है आर्थिक समानता, यानी यह जो विचारधारा है धन के समान वितरण पर जोर देती है। इसमें प्रयास किया जाता है कि समाज के सभी वर्गों को जीवन की बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आवास हो गया, सभी को समान रूप से प्राप्त हो। तो इस विचारधारा में आर्थिक समानता पाया जाता है। अगली जो विशेषता है वो है नियोजित अर्थव्यवस्था। समाजवाद में बाजार की शक्तियों यानी मांग और पूर्ति के बजाय एक केंद्रीय नियोजन यानी संस्था जो सरकार होती है यह तय करती है कि क्या, कितना और किसके लिए उत्पादन करना है। यानी अर्थव्यवस्था जो होता है वो नियोजित होता है, वो मांग और पूर्ति के शक्तियों पर नहीं छोड़ा जाता है, यानी बाजार के ऊपर नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि ये सरकार तय करती है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। अगली जो विशेषता है वो है प्रतिस्पर्धा का अभाव। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं होता है। जिस प्रकार से पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा पाया जाता है मार्केट में, उस तरीके से समाजवाद में प्रतिस्पर्धा नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर सहयोग की भावना पर जोर दिया जाता है। उत्पादन का लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं होता बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वो है वर्ग विहीन समाज की कल्पना। समाजवाद जो है वर्ग विहीन समाज की कल्पना करता है। समाजवाद एक ऐसे समाज का लक्ष्य रखता है जहां शोषक और शोषित जैसे वर्ग न हो, यानी कोई शोषक नहीं होगा और किसी का भी शोषण नहीं होगा, सभी को समान सामाजिक दर्जा प्राप्त होगा। अगली जो विशेषता है समाजवाद का वो है मानवीय गरिमा और कल्याण। यह व्यवस्था मानव श्रम को वस्तु नहीं मानती बल्कि श्रमिकों के अधिकारों और उनके कल्याण को प्राथमिकता देती है। इतनी विशेषता आपको लिखना है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि समाजवाद निजी स्वार्थ के स्थान पर सामूहिक हित को प्राथमिकता देकर एक न्यायपूर्ण, शोषण मुक्त और आर्थिक रूप से समान समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उदार लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। उदार लोकतंत्र के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं उसी के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उदार लोकतंत्र होता क्या है, फिर हम लोग जानेंगे कि उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। उत्तर में आप लिखेंगे कि उदार लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया जाता है। यानी यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आशय चुनाव से है, यानी समय समय पर यहाँ पर चुनाव होता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी जोर दिया जाता है, लोगों के अधिकारों के संरक्षण पर भी जोर दिया जाता है। यह विचारधारा व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता और कानून के शासन का समन्वय है। अब देख लेते हैं कि उदारवाद लोकतंत्र के जो है कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। उदार लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत, पहला जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार। यह उदार लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इसमें प्रत्येक नागरिक को भाषण देने की, अभिव्यक्ति की, धर्म और संगठन बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ये अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित होते हैं। उदार लोकतंत्र का अगला जो सिद्धांत होता है वो होता है कानून का शासन, यानी हमेशा कानून का शासन बना रहेगा। चुनाव में कोई जीते कोई हारे, कोई भी कानून और संविधान से ऊपर नहीं होता है। इसका अर्थ है कि संविधान और कानून सर्वोच्च हैं, कोई भी शासक या अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है और सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त होता है। अगला जो सिद्धांत है वह है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। उदार लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर यानी कुछ वर्षों के बाद जो है बहुदलीय चुनाव होते हैं, जिसमें एक से अधिक दल जो है भाग लेते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता को अपनी सरकार चुनने और बदलने का वास्तविक विकल्प मिलता है। यह भी जो है इसका एक सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है शक्तियों का पृथक्करण, यानी उदार लोकतंत्र में शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है बल्कि अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया जाता है। सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच विभाजित कर दिया जाता है। इसे चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन जो है बना रहता है। अगला जो सिद्धांत है उदार लोकतंत्र का वो है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी उदार लोकतंत्र में एक न्यायपालिका होती है। वह न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, वह सरकार के अधीन नहीं होती है। न्यायपालिका को सरकार और राजनीति पर दबाव से मुक्त रखा जाता है। यह संविधान की व्याख्या करती है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम रक्षक के रूप में कार्य करती है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका भी इसका एक प्रमुख सिद्धांत है। अगला जो सिद्धांत है वह है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। उदार लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाती है। जहां लोकतंत्र बहुमत की इच्छा पर चलता है, वहीं उदार लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी संस्कृति का दमन न हो। इतना सिद्धांत आपको लिखना है। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि उदार लोकतंत्र बहुमत के शासन और व्यक्तिगत अधिकारों में संतुलन बनाकर नागरिक स्वतंत्रता तथा जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने वाली एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अमेरिकन संविधान की मुख्य विशेषताएं बताइए, यानी अमेरिका का जो संविधान है उसकी कौन कौन सी विशेषता है, उसी विशेषता के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे आप 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद निर्मित और 1789 में लागू अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम सफल लिखित एवं निर्मित संविधान है। यानी इसको विश्व का पहला संविधान माना जाता है जो लिखा गया था, जिसको लागू किया गया था, जिसको लिखा गया था। यह केवल 7 अनुच्छेदों वाला दुनिया का सबसे संक्षिप्त दस्तावेज है जिसने आधुनिक युग में संघीय शासन प्रणाली और गणतांत्रिक मूल्यों की वैश्विक नींव रखी। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक एक करके हम लोग इसकी विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहली विशेषता है लिखित और संक्षिप्त स्वरूप, यानी अमेरिका का जो संविधान है वो लिखा गया है और यह अत्यंत संक्षिप्त है। यह दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद है और अब तक केवल 27 संशोधन हुए हैं, यानी बहुत कम संशोधन इसको माना जाएगा क्योंकि यह बहुत पहले लागू हुआ है। हमारे यहाँ संविधान जो है बहुत बाद में लागू हुआ है, फिर भी अब तक सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं, जो इसकी अद्भुत संक्षिप्तता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है अमेरिकी संविधान की वो है लोकप्रिय संप्रभुता, यानी जो शक्ति है एक किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है बल्कि जनता के हाथ में है। संविधान की प्रस्तावना हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोक से प्रारंभ होती है, जो यह स्पष्ट करती है कि सर्वोच्च सत्ता किसी राजा में नहीं बल्कि जनता में निहित होती है, यानी शक्ति जो है जनता में निहित है। अगली विशेषता है अत्यधिक कठोरता,
यानी अमेरिका का जो संविधान है वो अत्यधिक कठोर है, उसको आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी संविधान अपनी संशोधन प्रक्रिया में बहुत कठोर है। किसी भी बदलाव के लिए कांग्रेस के 2/3 बहुमत और 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, बिना इसके संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगली जो विशेषता है अमेरिकी संविधान की वो है शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है, जो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था, उसको यहाँ पर लागू किया गया है। यहाँ कार्यपालिका जो राष्ट्रपति होता है, विधायिका जो कांग्रेस होता है और न्यायपालिका की शक्तियों को एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है, यानी शक्ति को विभिन्न संस्थाओं में बांट दिया गया है। अगली जो विशेषता है वो है नियंत्रण और संतुलन। शक्ति पृथक्करण के साथ साथ चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है, जिससे सरकार का कोई भी अंग अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर निरंकुश नहीं हो पाता है। अगली जो विशेषता है अमेरिकी संविधान की वो है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी यहाँ पर जो अमेरिकी न्यायालय हैं उनको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। यह न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि वह संविधान के विरुद्ध बनाए गए किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकें, जिससे संविधान की सर्वोच्चता जो है बनी रहे। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि अमेरिकी संविधान अपनी कठोरता और शक्तियों के संतुलन के माध्यम से एक स्थिर और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रदान करने वाला विश्व का एक अद्वितीय दस्तावेज है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला खंड देख लेते हैं। खंड 100 है, जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको इसमें अधिकतम 500 शब्द में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में जानेंगे, फिर उनके शक्तियों के बारे में जानेंगे। उत्तर में आप लिखेंगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद विश्व के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक माना जाता है। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है, जहां राजा रानी केवल नाम मात्र के प्रधान होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है कार्यकारी प्रधान होते हैं, लेकिन वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित नहीं होती हैं। इसी प्रकार से ब्रिटेन में भी होता है। प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी है वहां पर? ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति को समझने के लिए अक्सर लॉर्ड माले के वाक्यांश समानों में प्रथम का उपयोग किया जाता है। हालांकि वर्तमान समय में उनकी स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गई है कि कुछ विद्वान इसे प्रधानमंत्री शासन प्रणाली भी कहते हैं। यानी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का जो पद होता है वह अत्यंत शक्तिशाली होता है। वह कैबिनेट रूपी मेहराब का मुख्य पत्थर होता है, जो सरकार और संसद के बीच एक सेतु का कार्य करता है। अब देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री की मुख्य शक्तियां कौन कौन सी हैं जो इसको प्राप्त हैं। पहली शक्ति है मंत्रिपरिषद का निर्माण और भंग करना। प्रधानमंत्री अपने पसंद के मंत्रियों की सूची सम्राट को सौंपता है, जिसे सम्राट स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। वह न केवल मंत्रियों की नियुक्ति करता है, बल्कि उनके विभागों का बंटवारा भी करता है। यानी प्रधानमंत्री ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनके विभागों का बंटवारा करता है। वह किसी भी समय किसी भी मंत्री का त्यागपत्र मांग सकता है या उसे पदमुक्त कर सकता है। अगली जो शक्ति है वो है कैबिनेट की अध्यक्षता इसके द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है और कार्य सूची निर्धारित करता है। कैबिनेट में लिए जाने वाले निर्णयों पर उसका निर्णायक प्रभाव होता है। वह विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है और मतभेदों को सुलझाता है। प्रधानमंत्री की अगली जो शक्ति है वो है संसद का नेता। संसद का नेता होता है वह प्रधानमंत्री जो होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता होता है। वह महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा सदन में करता है और सरकार का बचाव करता है। उसके पास सम्राट को संसद भंग करने की सलाह देने की शक्ति होती है, जिससे वह अपने दल के सदस्यों पर नियंत्रण बनाए रखता है। अगली जो शक्ति है वो है नियुक्ति संबंधी शक्तियां। देश के महत्वपूर्ण पदों जैसे न्यायाधीशों, राजदूतों, चर्च के पादरियों और विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही की जाती है। अगली जो शक्ति है वह सम्राट और कैबिनेट के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री शासन संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी सम्राट को देता है। वह जनता, संसद और सम्राट के बीच संवाद का मुख्य केंद्र होता है। अगली जो शक्ति है वो संकटकालीन शक्तियां हैं।
युद्ध या अन्य राष्ट्रीय संकट के समय प्रधानमंत्री की शक्तियां लगभग अधिनायकवादी हो जाती हैं। वह राष्ट्र का नेतृत्व करता है और आपातकालीन निर्णय लेता है। इतनी शक्तियों को आपको लिखना है। फिर आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की धुरी है, जिसकी स्थिति उसके व्यक्तित्व, दल में उसकी पकड़ और समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।